हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर इंदु साधवानी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लीगल इंग्लिश के बारे में जुडिशरी मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो जनरल ट्रांसलेशन होता है और जो लीगल ट्रांसलेशन होता है, इन दोनों में कौन-कौन से डिफरेंसेस हैं और कौन-कौन सी बातें हमें ख़ास तौर पर लीगल ट्रांसलेशन करते वक़्त ध्यान में रखनी चाहिए। So the first point is general translation does not need any kind of specific words, whereas in legal translation there is a need to be specific as it contains legal expressions. In general translation, there is a lot more emphasis on the flow and feel of a piece of text. That means the text must be in active voice. In legal translation, the law-based scholarly writings have a more specialized terminology and must be presented in a certain way. For a person who knows general English, it is quite easy for him or her to translate, but they need to have knowledge of legal terminologies. Whereas in specialized legal translation, a translator must have hold on English language. A translator must also have the knowledge of the acts based on the terminologies. That means to say, each and every act has its own wording, so one must know those wordings with their meanings. In general translation, a translator must know the source and target language for translation. Indeed, it's a need for legal translation also. A legal translator not only knows the language of source and target, but also need to have hold on legal language. If we summarize both the things, we can say that legal translation is simply turning a target text into a translated text. But what makes legal translation different is a specialized terminology that is found within the legal field. जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, खास करके जब हम जुडिशरी मेंस की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए या लॉ के जो लीगल लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें जो ट्रांसलेशन हमें करना होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातों की ओर फोकस ज़रूर करते हैं। इसमें से कुछ बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। सबसे पहली बात, किसी भी लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति के बोधन या कॉम्प्रिहेंशन को परखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। अभ्यास के लिए पहले उस अभिव्यक्ति को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें, फिर उसमें से जो कठिन शब्द होते हैं उनको अलग से लिखें, उनका अर्थ लिखें, इस प्रकार इसका सरलीकरण करें, फिर अनुवाद करें, उसे पढ़कर देखें, व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करें ध्यान दे करके। और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अभ्यास है, इसे बार बार दोहराएं। और बेहतर होगा अगर आप स्टॉपवॉच की सहायता से पहली बार एक पृष्ठ का अनुवाद करने में जितना समय आपने लिया उसे रिकॉर्ड कीजिए और इस प्रैक्टिस को बार बार दोहराइए और कोशिश कीजिए स्टॉपवॉच में जो पहले अभ्यास करते वक्त आपने समय लिया था, जो 10th ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, उस समय में और पहली बार लिए गए समय में कितना अंतर है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक ट्रांसलेशन किया जा सके, अनुवाद किया जा सके। अब यहाँ पर इसी प्रैक्टिस को बल देने के लिए
कुछ पैराग्राफ्स लीगल पैराग्राफ्स दिए जा रहे हैं, इनका ट्रांसलेशन आपके लिए किया जा रहा है। ये हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही भाषाओं में वाइस वर्सा अवेलेबल है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। पैराग्राफ का कंटेंट है, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो एक व्यक्ति या नागरिक के पास नागरिक के रूप में प्राप्त है और किसी समुदाय अथवा नागरिकों के वर्ग के रूप में नहीं। इसलिए एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली पाठशाला जो कि राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त है, अन्य समुदाय के बच्चों के प्रवेश को मना नहीं कर सकती है। तो इस ट्रांसलेशन को हमने यहाँ पर एक बार रीडिंग किया है, आपको कम से कम इसे 2 बार रीड करना है। फिर इसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अलग करना है, जैसे शिक्षण संस्था को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, प्रवेश को एडमिशन, नागरिक को सिटीजन, समुदाय को कम्युनिटी, अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी और राज्य निधि को स्टेट फंड के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। अब हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार, अ राइट टू गेट एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा अधिकार है, इज सच अ राइट, जो एक व्यक्ति नागरिक के पास नागरिक के रूप में प्राप्त है, which is available to a person, that is to say a citizen as a citizen, और किसी समुदाय अथवा नागरिकों के वर्ग के रूप में नहीं, but not as a community or a class of citizens। इसलिए एक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली पाठशाला, that is why a school run by minorities, जो राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त है, which is helped by state fund, अन्य समुदाय के बच्चों को प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकती, cannot deny the admission of children belonging to any other community। इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब देखते हैं इसका वाइस वर्सा ट्रांसलेशन, यानी पैराग्राफ अगर इंग्लिश में दिया गया हो और उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तब क्या स्थिति होगी। तो इस पैराग्राफ के कंटेंट्स को पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं। ये है, in modern times we see two types of terrorism to be analyzed from two angles. One is internal terrorism and the other one is external. Any kind of terrorism has become a menace, threat and challenge to the people of the world and the peace-loving people living therein. Terrorism is the use of violence by a small group of people to get their demands fulfilled and their wishes satisfied. This cost too much for the peace and the people at large. The very bad aspect of terrorism is that it creates a sort of fearful atmosphere and binds the people to live in psycho-fear situation. It creates an alarm. It is foe of all and friend of none. Terrorist activities are not limited to one place or one country, but it is worldwide phenomenon। सो ये है हमारा पैराग्राफ जिसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर भी हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे, पहले जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका ट्रांसलेशन कर लेंगे। मॉडर्न टाइम्स को कह सकते हैं आधुनिक समय, टेररिज्म यानी आतंकवाद, एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना, इंटरनल इज आंतरिक, एक्सटर्नल इज बाह्य, मीनस का मतलब होता है खतरा, थ्रेट का मतलब होता है भय,
वायलेंस यानी हिंसा, डिमांड यानी मांग, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट, कॉस्ट यानी कीमत, पीस यानी शांति, एस्पेक्ट यानी पहलू। एटमॉस्फेयर को हम वातावरण या माहौल कह सकते हैं। बाइंड करना मतलब बांधना या बाध्य करना, दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। साइको मतलब मानसिक, वर्ल्ड वाइड मतलब विश्वव्यापी। इस पैराग्राफ में एक मुहावरा या कहावत भी उपयोग में लाई गई है, वो है फो ऑफ ऑल एंड फ्रेंड ऑफ नन, जिसका अर्थ होता है सबका दुश्मन जो हो वो किसी का मित्र नहीं हो सकता। अब हम शुरू करते हैं इस पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। तो ये होगा, एक एक लाइन करके ये ट्रांसलेशन करेंगे। आधुनिक समय में हम दो प्रकार के आतंकवाद देखते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स वी सी टू टाइप्स ऑफ टेररिज्म। यदि दोनों तरफ से विश्लेषण करें तो पहला है आंतरिक आतंकवाद और दूसरा है बाहरी या बाह्य। If we analyze or to be analyzed from two angles, one is internal terrorism and the other is external. किसी भी प्रकार का आतंकवाद दुनिया के लोगों और उसमें रहने वाले शांति प्रिय लोगों के लिए खतरा, भय और चुनौती बन गया है। Any kind of terrorism has become a menace, threat and challenge to the people of the world and the peace-loving people living therein. आतंकवाद हिंसा का उपयोग है जो लोगों के एक छोटे समूह द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। Terrorism is the use of violence by a small group of people to get their demands fulfilled and their wishes satisfied. शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसके लिए हम कहेंगे कि this costs too much for the peace and the people at large. Terrorism is the use of violence by a small group of people to get their demands fulfilled and their wishes satisfied. This costs too much for the peace and the people at large. आतंकवाद का सबसे बुरा पहलू ये है कि यह एक प्रकार का भय का माहौल पैदा करता है। The very bad aspect of terrorism is that it creates a sort of fearful atmosphere और लोगों को मानसिक भय की स्थिति में रहने के लिए बाध्य करता है and binds the people to live in psycho fear situation. यह एक खतरे का संकेत है। It creates an alarm. यह सबका शत्रु है और किसी का मित्र नहीं। It is foe of all and friend of none. आतंकवादी गतिविधियां एक स्थान या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वव्यापी परिघटना है। Terrorist activities are not limited to one place or one country, but it is worldwide phenomenon. तो इस प्रकार से ये अनुवाद हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए बस जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा है, पर अगर कंटिन्यूटी रहेगी, लगातार हम प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट से अप टू डेट रहिए। आपके लिए इस वीडियो में एक टास्क है, एक पैराग्राफ छोटा सा हमने यहाँ पर दिया है, इसे ट्रांसलेट करके मीनिंग्स जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग लिख करके पूरा ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी प्रैक्टिस को इसके माध्यम से सॉलिड कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching and listening to me. Thanks a lot.